हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने एक चैप्टर शुरू किया था डी एंड एफ ब्लॉक। तो उसमें हमने डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। तो प्रॉपर्टीज के पहले क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार हम रिवीजन कर ले रहे हैं। तो डी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बताया था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था। हमने बोला था ये चैप्टर जो है वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। तो आप लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए। फिर हमने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक के प्रॉपर्टीज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 6 पार्ट में। हमने बोला था 6 पार्ट पढ़ने के बाद डी ब्लॉक जो सेशन है वो हमारा खत्म होगा और फिर हम लोग एफ ब्लॉक को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या था? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड पॉइंट जो था वो कलर्ड प्रॉपर्टीज था, क्या था? कलर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट जो था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था, क्या था जी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फिर फोर्थ पॉइंट जो था कैटालिटिक प्रॉपर्टीज था, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। फिर फिफ्थ पॉइंट जो था फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज था, फॉर्मेशन ऑफ alloys, and last one is formation of interstitial compound, formation of interstitial compound, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने बोला था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और हमने उसमें बताया था डी ब्लॉक के 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट जो है मैक्सिमम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। फिर हमने नेक्स्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताया था। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसमें हमने बताया था कैसा कैसा क्वेश्चन भी आता था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कलर्ड प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कलर्ड प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं कलर्ड प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो पहले 6 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो कलर्ड प्रॉपर्टीज होता है, तो सेकेंड पॉइंट हम लोग जो था प्रॉपर्टी वो था कलर्ड प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट क्या था? कलर्ड प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows colored properties, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या शो करता है? कलर्ड प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब कलर्ड प्रॉपर्टीज जो शो करता है ये ड्यू टू टू रीजन, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर्ड प्रॉपर्टीज ड्यू टू 2 रीजन। अब 2 रीजन क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है डीडी ट्रांजिशन। क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। और सेकेंड जो होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। फिर से एक बार देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन होता है डीडी ट्रांजिशन और सेकेंड होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और इसमें बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान से देखिएगा डीडी ट्रांजिशन होता क्या है और चार्ज ट्रांसफर क्या होता है। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी ये पढ़ चुके हैं। डी ऑर्बिटल होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। अब ये 5 ऑर्बिटल होता है तो ये क्या करता है? ब्रेक कर जाता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नीचे वाले को हम लोग T2G बोलते हैं और ऊपर वाले को EG बोलते हैं। और ये जो एनर्जी गैप होता है उसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। डेल्टा क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है। डेल्टा जो होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ये डी ऑर्बिटल को ब्रेक होने का जो एनर्जी गैप होता है ये डेल्टा डिनोट करता है। और डेल्टा होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ पे
अब डी डी ट्रांजिशन होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मानिए डी ब्लॉक में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब डी ब्लॉक में ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेशन के कारण एक्साइटेड होके ये क्या होता है T2G से Eg में जाता है, और T2G से जब ये Eg में जाता है और फिर क्या होता है अनस्टेबल होने के कारण Eg से T2 में जाता है, यानी कि डी एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पे जब डी एक्साइटेड होके नीचे आता है तो ये फोटोन रिलीज करता है, और ये एक एनर्जी जो होता है h न्यू के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि ये किसी ना किसी पार्टिकुलर कलर का होता है, पार्टिकुलर कलर का होता है, और वही कलर हमें दिखाई देता है। तो डी डी ट्रांजिशन में देखना है कि डी ऑर्बिटल से कहां जा रहा है, डी ऑर्बिटल में एक्साइटेड होके डी ऑर्बिटल में जा रहा है, और फिर डी एक्साइटेड होके नीचे वाले में आ रहा है, क्योंकि ये वाला स्टेबल ऑर्बिटल हो गया। तो ये क्योंकि ये हाईली रिपल्सिव होता है, रिपल्सन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो ये डी एक्साइटेड होके आता है, तो ई बराबर एच न्यू यानी पार्टिकुलर कलर का होता है, और वही कलर हमें दिखाई देता है। तो इसी कारण इसको हम लोग डी डी ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। अब डी डी ट्रांजिशन में जैसे हमने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर प्रॉपर्टी ड्यू टू टू रीजन, तो फर्स्ट रीजन हमने बोला डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन में तो हमने बता दिया कि डी से डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर डी एक्साइटेड होके आएगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा, वही कलर हमें दिखाई देगा। तो बात आता है कि कौन सा कंपाउंड कलर शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा। तो पहला नंबर में देखना है, अगर जिसमें D0 और D10 आ जाए, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि D में 0 आ जाए या D में 10 हो जाए, तो वो कंपाउंड जो हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, यानी कि उस कंपाउंड में कलर नहीं रहेगा। अब आप लोग बोलिए क्यों, तो मान लीजिए D0 है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये एक्साइट करेगा, नहीं करेगा, डी एक्साइटेड भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो ये काम नहीं बनेगा। फिर मानिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी कि पूरा ऑर्बिटल फुलफिल हो गया 10, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नहीं आएगा। तो जब तक डी डी ट्रांजिशन होगा नहीं तब तक वो कंपाउंड कलर्ड नहीं होगा, यानी कि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस। कब, जब D0 या D10 हो तब। तो आप बोलिएगा तो कलर्ड कब होगा, तो D1 to D9 जब होगा तो कंपाउंड कलर्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। ध्यान रखना है। अब जैसे एक एग्जांपल Fe का ले रहे हैं, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पिछले क्लास में हमने सिखाया है आर्गन 4s2 3d6, तो यहाँ पे s में तो 2 इलेक्ट्रॉन डर गया, और d में 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 और 1 इलेक्ट्रॉन 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन d6, तो यानी कि d1 से d9 के बीच में आ रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कलर्ड, यानी कि ये कलर्ड हो गया। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, एक और एग्जांपल जैसे कंपाउंड के फॉर्म में देता है। अब कंपाउंड क्या रहेगा, जैसे मानिए CuSO4 एक कंपाउंड दे देगा और पूछेगा बताइए कलर्ड है या कलरलेस। तो सबसे पहले तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो भी है वो आयंस के फॉर्म में होगा या एलिमेंट्री फॉर्म में होगा, तो उसको पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ये Cu पे 2+ और SO4 पे 2- में ब्रेक होगा। अब ये Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, आर्गन, हाँ ये एक्सेप्शन वाला है, आप लोग को याद होगा ये एक्सेप्शन है। तो आर्गन 4s1 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है यहां से, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक s में से निकलेगा और एक d में से निकलेगा, तो यहाँ पे 4s0 और 3d9 हो जाएगा, यानी कि 3d9, तो ये क्या हो गया, ये भी कलर्ड हो गया। क्या हो गया जी, ये भी कलर्ड हो जाएगा। अब एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ये जैसे ZnSO4, तो इसका अभी तोड़ेंगे तो ये Zn पे 2+ और SO4 पे 2- आएगा। अब Zn2+ का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या आएगा, आर्गन 4s, अब 2+ है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, 4s0 और 3d10। अब बोलिए यहाँ पे कंपाउंड को जब ब्रेक किया तो Zn2+ और SO4 2- में आया है, Zn2+ का जब कॉन्फ़िगरेशन किया तो 4s0 और d में कितना आ गया, 10।
और जब भी D0 आए या D10 आए तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। तो यानी कि ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा जी, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलर। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, अब ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर क्या होता है वो देखेंगे। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर होता है कि जैसे एक कंपाउंड ले रहा है KMnO4, एग्जांपल में ले रहा है KMnO4। तो सबसे पहले KMnO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं K+ और ये MnO4 को अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार बनाए तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, टेट्राहेड्रल। K+ तो MnO ये तोड़ेगा तो K+ MnO4 माइनस में टूटेगा। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख ले तो कल हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था, हम लोग निकाल के चेक कर ले रहे हैं। K पे कितना चार्ज होता है, +1। K का ऐसे निकाल के आप दिखा दे रहे हैं, K का +1, Mn का निकालना है +x प्लस O का कितना होता है -2 × 4 = 0। तो +1 + x - 8 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, +7। x का वैल्यू +7। फिर +7 स्टेट में अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Mn+7 यानी कि +7 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आर्गन 4s2, नॉर्मल स्टेट में 4s2 3d5 होता है। तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, d में से 5 निकल जाएगा, तो d में कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अगर dd ट्रांजिशन का थ्योरी यहां पे लगा दे तो D0 के लिए एक कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन ये कलरलेस कंपाउंड नहीं होता है। तो ये ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, तो MnO4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखे होइएगा, तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है, कलर तो ये अल्कली मेटल के कारण नहीं आता है, जो यहाँ पे अल्कली मेटल का आयन है इसके कारण नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये मेटल है और ये यहाँ पे लिगेंड है। मेटल है और लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग पढ़े हैं कि मेटल और लिगेंड क्या होता है, मेटल जो होता है लेविस एसिड की तरह वर्क करता है और लिगेंड जो होता है लेविस बेस की तरह वर्क करता है। तो यानी कि यहाँ पे जो लिगेंड और मेटल है, ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया। तो ये जो चार्ज है दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझा दे रहे हैं। जैसे ये मेटल हो गया, कौन है, Mn+7+ है ये है, और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन बना दे रहे हैं, O2 पे 2-। अब यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड, ये लिगेंड हो गया जिसको L से डिनोट कर दे रहे हैं, और ये मेटल हो गया। लिगेंड से मेटल पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और ये लिगेंड से जो चार्ज ट्रांसफर होके मेटल पे आता है, ये किसी ना किसी पार्टिकुलर एनर्जी का होता है, =hν। अब ये होता कैसे है, यहां से चार्ज आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी एक्साइटेड होके यहां से, अब यहां से इधर जाएगा। तो ये किसी ना किसी पार्टिकुलर एनर्जी का होगा, क्योंकि आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होइएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर वापस आता है तो किसी ना किसी पार्टिकुलर एनर्जी को रिलीज करता है। तो E=hν, और ये hν होगा, ये पार्टिकुलर कलर का होगा, पार्टिकुलर कलर का होगा, और वही कलर हमें दिखाई देगा, वही कलर हमें दिखाई देगा। तो ये आप लोग 5 जो कंपाउंड है इसको याद रखिएगा, KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4, CrO3, FeH2O5, NoSO4, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जी, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये कंपाउंड मिलता है, ये ब्रैकेट में जो भी कंपाउंड होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड हमें वहां पे मिलता है। तो ये कैसे होता है, dd ट्रांजिशन के कारण कलर आता है, और ये ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर आता है, कलर आता है। अब एक टॉपिक आता है, कलर कैसे दिखाई देता है कि ये इस कलर का है, ये किस कलर का होगा, तो ये सब कैसे दिखाई देता है। तो उसके लिए आपको एक और टॉपिक जानना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, एक टॉपिक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर।
कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है हम लोग ध्यान देंगे। कलर प्रॉपर्टीज में ही हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और इसे कंपटीशन में, इवन कंपटीशन में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर का। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यहाँ पे एक हम सर्कल बनाएंगे। हाँ, 7 कलर का मिक्सिंग होता है विबजियोर, आप लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का, अगर कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी बोला जाता है पूरक, यानी कि अगर ये विबजियोर जैसे अच्छा यहाँ पे लिख दे रहे हैं विबजियोर, सारे कलर को एक में मिक्स किया जाता है तो किस कलर का दिखाई देता है जी? व्हाइट कलर का, यानी कि सनलाइट में 7 कलर का मिक्सिंग होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मानिए जैसे आप टी शर्ट पहने हुए हैं, अगर रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो वहां पे ऑब्जर्व होने वाला जो कलर है वो ग्रीन है, यानी कि ऑब्जर्व, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो हमें दिखाई देगा वो रेड होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू, तो ब्लू का क्या हो जाता है? ऑरेंज। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ वॉयलेट, वॉयलेट का क्या होता है? येलो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछे कि अगर कोई कलर जो है रेड कलर का चीज दिखाई दे रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा? तो ग्रीन हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो बना के हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ कलर्ड मेटल्स आयन। तो कलर्ड मेटल्स आयन जैसे Cr3+ होगा तो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर। Mn2+ स्टेट में लाइट पिंक होता है, Fe2+ स्टेट में ग्रीन कलर होता है, Fe3+ स्टेट में येलो कलर होता है, Cu3+ में पिंक होता है, Ni2+ में ग्रीन होता है और Cu2+ में ब्लू होता है। अब इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे एक एग्जाम्पल को जब हम लोग सॉल्व किए थे CuSO4, तो पहले हमने पता किया था ये कलर्ड है या कलरलेस है। तो हमने Cu पे इसको जब ब्रेक किया था तो ये Cu2+ हुआ था और SO4 2- हुआ था। फिर हमने Cu2+ का क्या किया था जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो Cu2+, Cu का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s1 3d10 होता है एक्सेप्शन वाला। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? D9 हो गया। तो D1 से D9 होता है तो क्या हो जाता है? कलर्ड हो जाता है। क्या होता है? कलर्ड। यानी कि ये तो कलर्ड हो गया, लेकिन कलर्ड के साथ पूछेगा किस कलर का है, यानी कि CuSO4 जो है किस कलर का होता है जब ये एक्वस सोल्यूशन में होता है। किस सोल्यूशन में होता है? एक्वस सोल्यूशन में। तो हमारा अब Cu2+ में अगर हमें याद है Cu2+ जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्लू। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ये कलर बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इतना कलर आप लोग को याद कर लेना है। अब एक और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ग्रीन, यानी कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, यानी कि विबजियोर, VIBGYOR। अब किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर पूछा है? ग्रीन का। तो ग्रीन के सामने देखेंगे, ग्रीन के सामने कौन है जी? रेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ग्रीन इज रेड, यानी कि रेड कलर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज कलर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो एक कलर निकालना है, तो आप लोग तो खुद निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें कलर पूछ रहा है, कलर्ड होगा कलरलेस होगा। तो ये तो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा यानी कि D1 से D9 में होगा, और D1 से D9 में जब भी जाएगा तो कलर्ड होगा। D0 और D10 कलरलेस होता है। तो सबसे पहले Fe2O3 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। मानिए क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे Fe2O3, तो Fe2O3, हाँ, पिछले क्लास में जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ट्रिक जो बताया था उस ट्रिक पे ध्यान रखना होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे Fe है,
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो x रिलेट कर लेंगे, तो Fe का x, लेकिन Fe कितना है 2, तो 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इंटू 3, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया जी +3, यानी क्या यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3 आ गया, तो Fe +3 स्टेट में, यानी कि Fe +3 स्टेट में किस कलर का होता है, तो हमें कलर याद है येलो कलर का होता है, किस कलर का होता है येलो, तो ये येलो कलर का हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन अगर बनाना है CuSO4, तो इसको तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, Cu2+ CuSO4 है, कंपाउंड फॉर्म में है, इसको तोड़ के पहले आयंस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो Cu2+ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2+, Cu2+ किस कलर का होता है ब्लू कलर का, तो ये तो बना दिए हैं। FeSO4 सेम वैसे ही ब्रेक कर लेंगे, FeSO4 चलिए ब्रेक करिए, Fe पे 2+ और SO4 पे 2-, याद रखना होगा 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि SO4 का चार्ज होता है 2- होता है, तो Fe2+ किस ग्रीन कलर, कौन सा कलर हो जाएगा ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी कि ये ग्रीन कलर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे कलर्ड होगा तभी तो कलर होगा, अरे भाई कलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Fe2+ में कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए, आर्गन 4s0 और 3d6, यानी कि D में कितना आ गया 6 और D में 6 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। अब ZnSO4 में हम करेंगे तो Zn पे 2+ और SO4 पे 2-, यानी कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पीछे हम लोग किए हुए थे, तो Zn2+ में D में 10 आ जाएगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कलरलेस। अब कुछ नोट पॉइंट देखेंगे, नोट पॉइंट 1 वोलेटाइल मेटल्स, ग्रुप 12 के मेटल्स को वोलेटाइल मेटल्स बोलते हैं, और कौन कौन होता है जिंक, कैडमियम और Hg, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता था। अब वोलेटाइल मेटल्स क्या होता है रीजन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है 0, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है, और ये वोलेटाइल मेटल्स बोला जाता है। अब ग्रुप 11 के मेटल को कोइनोइज मेटल्स बोलते हैं, क्यों कोइनोइज मेटल्स बोलते हैं, अब पहले होता क्या है, होता है ग्रुप 11 में कॉपर सिल्वर और गोल्ड। अब कोई पूछे कि कोइनोइज मेटल क्यों होता है, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है, डक्टाइल नेचर का भी होता है, इसीलिए बोला जाता है, सॉरी यहाँ पे यही होगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक वायर बनाया जा सकता है, तो ये EU के डक्टाइल नेचर को शो करता है। फिर अगर कुछ हम लोग कंपाउंड देखें कलर बेस्ड आता है, जैसे CuSO4.5H2O, तो इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। फिर ZnSO4.7H2O जो होता है उसको व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्हाइट विट्रॉल, ZnSO4.7H2O, तो इसको व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल। और FeSO4.7H2O होता है, ये बहुत साल बोर्ड के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है, तो इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। अब हम लोग डी ब्लॉक में प्रॉपर्टी नंबर 3 को पढ़ेंगे, यह है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसका रीजन होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे 2 टाइप्स में है, एक होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पारामैग्नेटिक। क्या होता है पारामैग्नेटिक।
अब डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? तो डायमैग्नेटिक यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यानी कि डी सबसेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। और पैरामैग्नेटिक एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पैरामैग्नेटिक होने के लिए। अब डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में अब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, म्यू जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। म्यू जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और म्यू जो होता है सम ऑफ म्यू स्पिन प्लस म्यू रोटेशन, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, म्यू स्पिन प्लस म्यू रोटेशन का जो सम आता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब म्यू स्पिन, अब ये स्पिन म्यू स्पिन जो यानी कि मोमेंट होता है इसका वैल्यू होता है रूट अंडर 4s s प्लस 1। इसका ऐसा यूनिट होता है EH बाई 4 पाई mc, EH बाई 4 पाई mc। अब यहाँ पे s जो होता है ना ये समेशन ऑफ स्पिन होता है, स्पिन, और जिसका वैल्यू होता है n बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग म्यू स्पिन निकाले तो क्या हो जाएगा, s के जगह क्या पुट कर देंगे n बाई 2, तो 4 इंटू n बाई 2 प्लस 1। अब इसको सम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, यानी कि 2n n प्लस 2 बाई 2, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। और ऐसा यूनिट इसका होता है बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। यानी कि अगर हमें म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंटम, तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन where n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि n क्या है जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे हमको मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है, जैसे कुछ का फॉर्म दे देगा, आयंस दे देगा, एलिमेंट दे देगा, बोलेगा कि मैग्नेटिक मोमेंटम, यानी कि फाइंड मैग्नेटिक मोमेंटम, म्यू से डिनोट कर देना है, फाइंड म्यू फॉर Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस, ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आगे बना सकता है। तो सबसे पहले Fe2 प्लस मैग्नेटिक मोमेंटम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का वैल्यू निकालना होगा। तो n का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा, और वहां से हमें मालूम चलेगा कि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इससे पहले इनर्ट गैस है आर्गन 4s0 और 3d6, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल बनाएंगे, कितना d ऑर्बिटल होता है 5, 1 2 3 4 5 और 1 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, एक तो पेयर्ड हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 4 आ गया। अब हमें म्यू का वैल्यू निकालना है, तो म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, बोर मैग्नेटॉन यूनिट होता है। तो n की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 2, तो यहाँ पे 4 और 2 6 4 जा 24, क्या हो गया 24। अब 24 को फैक्टर करके लिख लेंगे, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, यानी कि अगर ये 2 2 के बदले क्या होगा, रूट से एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 6 बोर मैग्नेटॉन, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग को बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। Cr3 प्लस CO3 प्लस Cu2 प्लस, वैसे ही एक क्वेश्चन हम बना के भी दिखा दे रहे हैं। जैसे Cr3 प्लस का निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। Cr3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 4s0 और 3d5, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d3 हो जाएगा। अब ऑर्बिटल बना के देख लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3,
अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया जी 3। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ गया तो म्यू का वैल्यू निकालेंगे, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 होता है तो 3 इंटू 3 प्लस 2 लिखेंगे तो 3 टू 5 इंटू 3 यानी कि रूट अंडर 15 बोर मैग्नेट्रॉन आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग 2 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया है विच आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम। करेक्ट, किस आयन के पास म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले म्यू बराबर क्या होता है, हम जानते हैं रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 होता है। तो यानी कि n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा हर एक में कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कितना है। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो हम चेक करना शुरू कर रहे हैं Cr3+ का। तो हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन S में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s0 और D में से 2 निकलेगा तो 3d3 यानी कि 4s0 3d3 हो गया। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। फिर कॉपर का निकालेंगे Cu2+ के कंडीशन में तो इसका हो जाएगा आर्गन, ये 4s, ये भी क्या है एक्सेप्शन वाला है, क्रोमियम और कॉपर दोनों एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। तो 4s में 0 हो जाएगा, आउटरमोस्ट शेल से निकालेंगे 4s0 लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। और D में से 1 निकालेंगे तो 3d9। पिछले सेक्शन में हमने कॉन्फ़िगरेशन सिखाया हुआ है, जिसको भी कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो वो पिछले वीडियो को जरूर देखें, पार्ट 1 को। D में कितना हो गया 9, यानी कि 9 को अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम में एडजस्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। अब यहाँ पे CO3+ को देख रहे हैं तो CO3+ का निकालेंगे तो आर्गन एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना होता है 27। तो आर्गन 4s0 और 3d6 हो जाएगा, क्योंकि s में से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 27 होता है यानी कि D में 7 होगा तो 7 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो D6 हो जाएगा। यानी कि इसको जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 4 हो गया। फिर Cu2+, अच्छा Cu2+ 2 जगह हो गया है, इसको हम नॉन ऑफ दीज कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 यहाँ पे है, यानी कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, थर्ड, यानी कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम उसी का होगा जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक तो पहले वही होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो Cr3+ का तो यहाँ पे हम लोग चेक किए हुए थे तो डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। Cu2+ का बनाए हुए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया था यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया हुआ था। फिर अब क्या कर रहा है, पैरामैग्नेटिक हाईएस्ट, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो पहले पैरामैग्नेटिक होगा। फिर उसमें बोला है कि किसका पैरामैग्नेटिक ज्यादा होगा, तो पैरामैग्नेटिक उसी का ज्यादा होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि हमें यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है। फिर Mn4+ का ऊपर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो यहाँ पे कर दे रहा है Mn4+, यानी कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 4s0 D में से अब कितना निकालना पड़ेगा, D में 5 होता है, S में तो 0 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया लेकिन 4 निकालना है। तो D में भी 5 होता है तो 2 निकालेंगे तो D3 हो गया, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गया, फिर हम कोबाल्ट का निकाल के चेक करेंगे। कोबाल्ट का CO2+ में निकालना है तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 27 सॉरी। तो CO यहाँ पे 3+ होगा, CO3+ में हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना आ जाएगा, CO3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में आ रहा है, CO3+ के कंडीशन में आ रहा है, तो ये इसका पैरामैग्नेटिक भी ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है फॉर विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22,
मैग्नेटिक मोमेंटम इज 1.73। तो सबसे पहले 22 का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2 और 3d2 आ गया 3d2। तो कह रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी मैग्नेटिक मोमेंटम 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रिवर्स से बनाना शुरू करते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू लिख देंगे म्यू इक्वल टू 1.73, तो फिर म्यू बराबर रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2 1.73, फिर रूट को उधर ले जाके n का वैल्यू निकालेंगे और n जो आएगा फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वैसे निकालेंगे। तो एग्जाम का क्वेश्चन, और ये जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जेईई में पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे तो बनाना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि 20 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग गया, तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा। वैसे एक्यूरेसी के साथ ट्रिक यूज करना है। तो ट्रिक से यहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन यानी कि म्यू का वैल्यू जो दिया है 1.73 दिया है, और देखिए कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन पे ही आंसर लाने का कोशिश किया जाता है, तो इसीलिए आप लोग को एक्यूरेसी लाना होगा। और ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी तभी आएगा जब आप लोग कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही मतलब देख के बनाना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंटम 1.73 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले जो भी डिजिट होगा उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में या कंपाउंड में होगा। तो यहाँ पे म्यू बराबर 1.73 है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1 आएगा। अब हम सोच रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 लाने के लिए इसको किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा। तो 1 लाने के लिए यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 लाना है। अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख ले रहे हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होता है 1 2। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी 2 है, अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 1। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे वेरी सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देंगे और बोलेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आंसर। लेकिन ये नहीं होगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पहले किस सेल से निकालते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल कौन सा है 4s। तो यहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि 4s में 0 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां निकला, फिर हमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा, तब जाके यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएगा 1 आएगा। और ये कैसे होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से आ रहा है, यानी कि टाइटेनियम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा जी 3+ चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट वो हो जाएगा +3। और ध्यान देना चार्ज को जब भी लिखते हैं तो 3+ करके लिखते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस साइन पहले होता है, यानी कि +3 करके। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद ध्यान रखना जब भी कोई क्वेश्चन हो वहां पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू डेसिमल में दिया हो वैसे सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल के पहले जो भी होगा डिजिट उतना ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड में या आयंस में या एलिमेंट्स में पाया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये बिहार मेडिकल का जो बिहार में जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, यानी कि ये बताना है कि इसमें डायमैग्नेटिक कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं डायमैग्नेटिक वही होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वही निकाल पाएगा जो क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाए। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, और वो पार्ट 2 में हमने सिखाया हुआ है। तो जिसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आ रहा है तो वो क्या करेंगे उस पार्ट को जरूर देखेंगे। जिसका निकालना है यानी कि डी ब्लॉक वेनेडियम है तो यहाँ पे निकालना है, तो इसको क्या मिलेंगे x प्लस क्लोरीन का जनरली -1 × 3, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x - 3 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया जी +3, यानी कि वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 आ गया। फिर यहाँ पे Cu का तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसको तोड़ देंगे, CuSO4 है तो SO4 पे 2 तो Cu पे क्या आ जाएगा 2+ आ जाएगा। ऑक्सीजन का -2 तो Mn पे +2, और जिसको निकालना भी है वो देख ले, इसको मान लेंगे x, मैग्नीज का निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का -2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा +2।
TiO2 यानी कि 2 2 जा 4, तो इसका ऑक्सीजन का -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4। अब ये तो मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले सबका निकाल दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके चेक करेंगे कि किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा है। जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अब वेनेडियम यानी कि V+3 स्टेट में चेक कर रहे हैं, तो V+3 में करेंगे तो आर्गन 4s0 हो जाएगा। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, तो 4s0 यानी कि आर्गन 4s2 होता है 20 और 3d3 होता है। लेकिन हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो s में से 2 निकाल दिए तो यहाँ पे s में 0 हो गया, और d में से 1 निकालेंगे तो 3d2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना आ गया 2 आ गया। फिर यहाँ पे Cu2+ में देखेंगे, Cu2+ में ऊपर में हम कॉन्फ़िगरेशन किए हुए हैं और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिख दे रहा है 1, आपको सॉल्व करना होगा। फिर Mn2+ कहीं में ऊपर में नहीं किया है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन Mn2+ का, तो ये हो जाएगा आर्गन, अब s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d5 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया वो क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। अब एक डी ऑप्शन बचा हुआ है, तो आंसर तो वही होना चाहिए क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है और इसमें एक ना एक आंसर सही होता है। तो तीन आंसर को हमने चेक किया, 3 ऑप्शन को हमने चेक किया, सब में क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, और जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक। अब 4th नंबर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, Ti4+, तो इसका करेंगे तो ये आर्गन 4s0, Ti का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी 22, तो 22 यानी कि 4s2 होता है, तो आर्गन 18 2 20 और d में कितना होगा 2, तब 22 जाके होगा यानी कि 22 होगा, तो 3d में 2 होगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो s में से 2 निकाल दिया और d में से भी 2 निकालेंगे तो d में कितना आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, यानी कि डी ऑप्शन हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सब क्वेश्चन में आप लोग एक चीज सिमिलर देख रही होगा, सब में क्या है हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है। अब आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है विच कंपाउंड ऑफ वेनेडियम, वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 होता है, हैव मैग्नेटिक मोमेंटम 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंटम 2.83 दिया है, यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 2 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, एक चीज क्लियर हो गया, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे किसमें 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2.83 दिया है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो रिवर्स करके बनाएंगे, ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर जाएगा और फिर कंपटीशन निकलने से रहा। तो यहाँ पे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। Cl का -1 तो B का क्या हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का -2 तो B का +2। हाँ यहाँ पे अगर जिसे निकालने नहीं आ रहा फिर एक बार निकाल के दिखाते रहे, जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। तो वेनेडियम का यानी कि और वेनेडियम 2 है तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 2x - 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6 यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया +3 आ गया, x का वैल्यू +3। हाँ Cl का -1 × 5 यानी कि -5 तो B का +5। तो इस तरह से हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब हमें एक चीज चेक करना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, कर ले रहे हैं। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, तो यहाँ पे आर्गन, हाँ यहाँ पे 4s1 और 3d में कितना आ जाएगा, वेनेडियम यानी कि V+1 स्टेट, एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, तो V+ स्टेट में देखेंगे तो आर्गन 4s1 और 3d3, यानी कि यहाँ पे D में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 3 आ गया, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब फिर V2+ देखेंगे, V2+, तो यानी कि आर्गन 4s0 और 3d3, फिर D में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 3, लेकिन हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना लेना है 2, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ये आंसर तो हो नहीं सकता है।
अब V+3 चेक करेंगे, तो V+3 चेक करेंगे तो वैनेडियम आर्गन, हाँ S में से 2 निकला 4s0 और 3D में से भी 1 निकालना पड़ेगा D2, यानी कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम चेक कर रहे हैं 1 और 1 2, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसी तरह आप एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एन अननोन आयन M+X, अच्छा यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ था 25, Z = 25 दिया हुआ था। An unknown ion M+X has magnetic momentum 2√6 Bohr magnetron, ये दिया हुआ है 2√6 Bohr magnetron। Calculate number of unpaired electron and value of X। दो क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा हुआ है और ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 2 4 3 3 4 2 4। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो म्यू बराबर 2√6 दिया है, √6 का वैल्यू जो होता है 2.449 होता है, 2.449, जिसे याद नहीं होगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, √2 × √3 कर देंगे, √2 का वैल्यू 1.414 होता है और इंटू √3 का वैल्यू 1.73 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन वैसे टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो लगभग √10 तक सब वैल्यू याद रहने चाहिए। अब ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, इसको 4 5 भी कर सकते हैं, 9 को आगे बढ़ा देंगे, 2 5 जा 10 0, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, यानी कि 4.9 आ गया। तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, डेसिमल से जो पहले डिजिट होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि 4। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है तो 4 यहां दिख रहा है और एक 4 यहां दिख रहा है, यानी कि दो ऑप्शन हो सकता है, उसके अलावा दो ऑप्शन को हमने क्रॉस कर दिया। अब ये दो ऑप्शन में भी फिर चेक करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब x का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ गया जी 4। अब हम देखेंगे मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है, मैग्नीज का, तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन पहले नॉर्मल लिख देंगे, आर्गन 4s2 3d5 25, यानी कि 18 और 2 20 और 25। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा 4, तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी कि s में 0 हो गया, और d में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो d में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा जी 1 2 3 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 4 और x का वैल्यू 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, विच कंपाउंड है बोथ कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, यानी कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कलर्ड भी के साथ साथ क्या है पैरामैग्नेटिक है। तो कलर्ड तो दो रीजन से होता था, ड्यू टू डी ट्रांजिशन और एक चार्ज ट्रांसफर के कारण होता था। तो कलर्ड देखना है और पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब KMnO4, तो KMnO4 में अगर Mn+7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये 0 हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 यानी कि डायमैग्नेटिक लेके और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता था, लेकिन वहां पे क्या होता था ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ये कलर होता था, यानी कि ये कलर्ड होता था, कलर्ड। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा जिसके कारण ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे तो ये कलर्ड होगा लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 जिसके कारण ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक हो जाएगा। अब K2Cr2O7 में Cr पे +6 होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो ये तो कलर्ड हो जाएगा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, लेकिन ये भी डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये कलर्ड के साथ डायमैग्नेटिक आ रहा है लेकिन हमें पैरामैग्नेटिक चाहिए, तो बोथ तो होगा नहीं क्योंकि ए और बी ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कलर्ड तो हो रहा है लेकिन डायमैग्नेटिक हो जा रहा है, तो बोथ ऑप्शन नहीं, यानी कि डी ऑप्शन नहीं होगा सही।
चेक भी कर ले, Cr पे 3 प्लस आ जाएगा क्योंकि Cl पे -1 चार्ज, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 हो जाएगा। आर्गन 4s0 और ये 3d4, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ गया, सॉरी 3 निकालना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 और 2 3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, ये क्या आ जाएगा, कलर्ड भी हो जाएगा ड्यू टू dd ट्रांसफर, dd ट्रांजिशन, और कलर्ड पैरामैग्नेटिक भी होगा, पैरामैग्नेटिक। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे Hg2+ आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि Hg में +2 स्टेट में D में फुलफिल, यानी कि D10 हो जाएगा, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता था। कैडमियम भी नहीं होगा, D में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता था। Cu पे क्या होगा, यहाँ पे 4 निकालेंगे तो 2x - 2 = 0, x = +1, तो Cu+1 स्टेट में देखेंगे तो आर्गन 4s0 और 3d10, यानी कि D में 10 हो गया, तो सब में D में 10 हो गया, यानी कि कलरलेस के साथ साथ क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। हमें क्या चाहिए, कलर्ड प्लस पैरामैग्नेटिक, तो Cu2+ में देखेंगे तो 4s0 और 3d1 यहाँ से 9, यानी कि D9 हो गया, तो ये dd ट्रांजिशन के कारण कलर्ड भी हो जाएगा और पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा।